ए वेरी गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, सुप्रभात दोस्तों। वेलकम टू नीडी क्लासेज। नीडी क्लासेज में आपका हार्दिक स्वागत है। तो नीडी क्लासेज आपके लिए एक इनिशिएटिव लेके आया है। ये 67 बीपीएससी के लिए फ्री क्रैश कोर्स सीरीज है और यह सीडीपीओ में आपके बहुत काम आएगा। यह नीडी क्लासेज का बिल्कुल फ्री इनिशिएटिव है और इस क्रैश कोर्स में हम लोग बीपीएससी के पूरे सिलेबस को 100% कंप्लीट करा रहे हैं, 100% कवरेज करा रहे हैं। तो इसमें पहले जो है हम लोग टॉपिक वाइज एक प्लान दिए हैं जो कि आप डिस्क्रिप्शन बॉक्स में देख सकते हैं और डिस्क्रिप्शन बॉक्स से फिर वहाँ एक लिंक दिया होगा, उससे आप डाउनलोड भी कर सकते हैं, पीडीएफ के फॉर्म में है वो। तो सबसे पहले आप लोग नीडी क्लासेज चैनल को सब्सक्राइब कर लें। यूट्यूब में NEEDY नीडी क्लासेज सर्च करें और उसके बाद आपको नीडी क्लासेज का पेज ओपन होगा और आप लोग नीडी क्लासेज चैनल को सब्सक्राइब कर लें। बेल आइकन को दबा दें, जितने भी वीडियो जाएंगे सबका नोटिफिकेशन आपको मिल जाएगा। तो अभी हमारा लूसेंट सीरीज चल रहा है। लूसेंट सीरीज में हमने हिस्ट्री से स्टार्ट किया है क्योंकि हिस्ट्री का वेटेज सबसे ज़्यादा होता है। तो हिस्ट्री में हमारा एंशिएंट हिस्ट्री जो है कंप्लीट हो चुका है, उसका प्लेलिस्ट होगा, आप वहाँ जाकर देखिए नीडी क्लासेज चैनल पे। अभी हम लोग फिर मेडिएवल भी कंप्लीट करा दिए हैं और मेडिएवल के बाद अब आज से हम लोग मॉडर्न हिस्ट्री जो कि हमारा आधुनिक भारत है उसको स्टार्ट करेंगे। सबसे ज़्यादा आधुनिक भारत से ही प्रश्न होते हैं, इसलिए ये वेरी वेरी इंपॉर्टेंट हो जाएगा। इसलिए आप लोग हर एक वीडियो को ध्यान से देखिएगा। तो आइए शुरू करते हैं। तो उत्तरकालीन जो मुगल काल है, जो जिसको अंग्रेजी में लेटर मुगल्स कहते हैं, वहाँ से शुरू हो जाता है हमारा आधुनिक भारत। तो आइए शुरू करते हैं। उत्तराधिकार युद्ध में गुरु गोविंद सिंह ने बहादुर शाह का साथ दिया था। ठीक है, तो बहादुर शाह जो कि औरंगजेब के बाद आते हैं, 1707 के बाद बहादुर शाह प्रथम जिनको कहा जाता है, तो उसमें गुरु गोविंद सिंह ने बहादुर शाह का साथ दिया था। लेकिन जब उत्तरकालीन मुगल थे वो इतने ज़्यादा मजबूत नहीं थे क्योंकि मुगलों की स्थिति औरंगजेब के बाद ही मानी जाती है कि कमज़ोर पड़ने लगी और इसी के कारण मुगल के अंदर जो भी राज्य थे जो मुगलों के नाम पर शासन करते थे वो अपने आप को स्वतंत्र घोषित करने लगे। और वो स्वतंत्र होने राज्य और संस्थापक जो हैं वो कुछ इस प्रकार हैं। जैसे अवध में सादत खां का शासन था और उन्होंने अपने आप को स्वतंत्र घोषित कर दिया। हैदराबाद में चिनकिलिच खां या निजामुल मुल्क या असफ जाह इनका शासन था, इन्होंने स्वतंत्र घोषित किया। रुहेलखंड में वीर दाऊद व अली मोहम्मद खां। बंगाल में मुर्शिद कुली खां का शासन था। कर्नाटक में सादतुल्ला खां का शासन था और भरतपुर में चूड़ामन एवं बदन सिंह का शासन था। तो देखिए ये स्वतंत्र होने वाले जो राज्य हैं उनका डायरेक्ट नाम पूछ देता है और उनके संस्थापक का नाम पूछ देता है, इसलिए ये वेरी वेरी इंपॉर्टेंट टेबल है। और आपको पता भी होना चाहिए कि किन किन क्षेत्रों के लोग जो है वो स्वयं को स्वतंत्र घोषित करने लगे जब उत्तर मुगलकालीन साम्राज्य शुरू हुआ। मुगल सम्राट मोहम्मद शाह ने सादत खां को बुरहानुल मुल्क की उपाधि दी। तो प्रश्न पूछता है कि जो सादत खां जो कि अवध के नवाब थे उनको बुरहान उल मुल्क की उपाधि किसने दी, या ये भी प्रश्न पूछ सकता है कि बुरहान उल मुल्क की उपाधि वाले कौन से शासक थे। तो सादत खां हुए और उनको मोहम्मद शाह जो कि रंगीला बादशाह भी के नाम से भी प्रसिद्ध थे, उन्होंने उपाधि दी थी और वो मुगल सम्राट थे। सादत खां का असली नाम मीर मोहम्मद अमीन था। अब वन लाइनर से बहुत इंपॉर्टेंट हो जाएगा। बहादुर शाह जिसको हम लोग बहादुर शाह प्रथम भी कहते हैं, उनका पूर्व नाम क्या था? मुअज्जम था और उनको साहेब बेखबर के उपनाम से भी पुकारा जाता था। जहांदर शाह अपने शासन में लाल कुमारी नाम की वेश्या को हस्तक्षेप करने का आदेश दे रखा था। मुगलकालीन इतिहास में सैयद बंधु, अब जो सैयद बंधु हैं ये बहुत इंपॉर्टेंट हो जाएंगे आपके उत्तर मुगलकालीन में क्योंकि ये लोग किंग मेकर्स कहलाते थे, शासक निर्माता कहलाते थे। अब इनका नाम क्या क्या था? इनका नाम था हुसैन अली खां बड़ाहा और अब्दुल्ला खां नाम था इनका। ठीक है, दो सैयद बंधु थे, सैयद भाई थे और ये शासक निर्माता के रूप में जाने जाते थे। अब जहांदर शाह को लंपट मूर्ख भी कहा जाता है। फर्रुखसियार को मुगल वंश का घृणित कायर कहा गया। ये सारे वन लाइनर्स हैं, बहुत इंपॉर्टेंट है, आपको याद रखना होगा। सुंदर युवतियों के प्रति अत्यधिक रुझान के कारण मोहम्मद शाह को रंगीला बादशाह भी कहा जाता था। एक संगीतकार के रूप में मोहम्मद शाह ने अनेक ख्यालों की रचना की। तुरानी सैनिक जो है हैदर बेग ने 9 अक्टूबर 1720 ईस्वी को सैयद बंधु हुसैन अली खां की हत्या कर दी। तो एक तुरानी सैनिक होता है हैदर बेग और वो सैयद बंधु जो कि काफ़ी हस्तक्षेप करते थे, किसी को भी मतलब सुल्तान बनाने में या किसी को सम्राट बनाने में उनका काफ़ी हस्तक्षेप रहता था, किंग मेकर्स कहलाते थे वो, शासक निर्माता। तो उसमें से हुसैन अली खां की हत्या जो है वो तुरानी सैनिक हैदर बेग कर देता है 9 अक्टूबर 1720 को। ठीक है, अब मोहम्मद शाह के शासनकाल में ही हैदराबाद के चिनकिलिच खां ने, अब हैदराबाद के चिनकिलिच खां हैं, अवध के हैं सादत खां और मुर्शिद कुली खां बंगाल के हैं। तो आपको याद होना चाहिए, कम से कम इन तीन का तो जरूर आपको नाम याद होना चाहिए। तो इन्होंने निजामुल मुल्क की उपाधि धारण की। किसके शासनकाल में? मोहम्मद शाह के ही शासनकाल में। और 1725 ईस्वी में स्वतंत्र राज्य की स्थापना की।
हैदराबाद की स्थापना तुरानियों ने एवं अवध की स्थापना ईरानियों ने की। ठीक है, तो जो भी तुरानी और ईरानी ये मुस्लिम्स थे, इन्होंने मिलकर हैदराबाद की स्थापना कराई और अवध की स्थापना कराई। ईरान जो है, फारस के सम्राट नादिर शाह ने 1739 ईस्वी में दिल्ली पर आक्रमण किया। तो देखिए, नादिर शाह का आक्रमण हो जाता है 1739 ईस्वी में, और उस समय दिल्ली का शासक जो है वो मोहम्मद शाह रहता है, और नादिर शाह को ईरान का नेपोलियन भी कहा जाता है। नादिर शाह लगभग 70 करोड़ रुपए की धनराशि और शाहजहां का बनवाया हुआ तख्ते ताउस जो कि पीकॉक थ्रोन है और कोहिनूर हीरा लेकर फारस लौट आया। तो आया तो बस लूटा बहुत ज़्यादा। दिल्ली के आसपास के क्षेत्रों को कहा जाता है कि उसने जबरदस्त तरीके से दिल्ली को लूटा। 70 करोड़ की धनराशि लूट ली यहाँ से। यहाँ जो तख्ते ताउस जो कि पीकॉक थ्रोन होता था उसको लूट लिया, और कोहिनूर हीरा जो है उसको भी लेकर चला गया फारस। तख्ते ताउस जो है मयूर सिंहासन पर बैठने वाला, इसीलिए अंतिम मुगल शासक मोहम्मद शाह ही था, क्योंकि उसके बाद वो नादिर शाह लूट कर लेकर चला गया। शाह आलम द्वितीय, जिसको अली गौहर भी कहा जाता है, उसके शासनकाल में 1830 ईस्वी में अंग्रेजों ने दिल्ली पर कब्जा कर लिया। तो ये इंपॉर्टेंट हो जाता है कि अंग्रेजों ने दिल्ली पर कब कब्जा किया और किसके शासनकाल में, तो शाह आलम द्वितीय के शासनकाल में 1803 ईस्वी में। ठीक है, इंपॉर्टेंट हो जाता है। तो मतलब आप समझ सकते हैं कि 1803 में दिल्ली पर कब्जा हो गया अंग्रेजों के द्वारा। अब पानीपत का जो तृतीय युद्ध है वो 1761 ईस्वी में मराठा एवं अहमद शाह अब्दाली की सेना के बीच हुआ, और इस युद्ध में मराठों की हार हुई थी। अहमद शाह अब्दाली का जो वास्तविक नाम था वो अहमद खां था, और इसने 8 बार भारत पर आक्रमण किया। जितने भी बार के आक्रमणकारी हैं, बार बार आक्रमण तब तक आक्रमण करते रहते हैं जब तक यहाँ उन्हें जीत ना हासिल हो जाए, यहाँ से वो खूब सारा धन लूट कर लेकर ना चला जाए, तब तक वो आक्रमण करते रहते थे। अब एक इंपॉर्टेंट टेबल दिया है उत्तरकालीन मुगल सम्राट। इससे प्रश्न हमेशा रहते हैं, जैसे आपको क्रोनोलॉजी में देगा कि इसको सजाइए कि कौन पहले आया कौन बाद में आया। तो बहादुर शाह प्रथम सबसे पहले औरंगजेब की मृत्यु के बाद 1707 तक तो औरंगजेब ही रहे हैं, 1707 तक। तो 5 साल तक 1707 से 1712 बहादुर शाह। फिर उसके बाद जहांगीर शाह आता है, 1712 से 1713 अल्पकालीन 1 साल का शासन रहता है। फर्रुखसियार फिर 6 साल तक रहता है, 1713 से 1719 तक। मोहम्मद शाह जो कि 29 साल तक रहते हैं, जो रंगीला बादशाह है वो 29 वर्ष तक, 1719 से 1748 तक। फिर अहमद शाह जो आते हैं ये भी 6 साल तक रहते हैं। आलमगीर 5 साल तक। शाह आलम जो है सब द्वितीय, इनका शासनकाल सबसे ज़्यादा रहता है और ये लगभग 47 साल तक रहते हैं। तो सबसे ज़्यादा शाह आलम द्वितीय, उसके बाद मोहम्मद शाह। अकबर द्वितीय का शासन 31 साल तक रहता है, तो शाह आलम के बाद अकबर का शासन आ जाएगा। लेकिन मैंने मोहम्मद शाह इसलिए कहा क्योंकि शाह आलम द्वितीय के बाद लगभग अंग्रेजों का कब्जा हो गया था, तो अब ये अकबर द्वितीय और ये सब नाम के ही शासक रह गए थे। लेकिन फिर भी अगर क्रोनोलॉजी में आपसे पूछे तो आप बता सकते हैं कि शाह आलम द्वितीय जो है, उसके बाद फिर अकबर द्वितीय, फिर मोहम्मद शाह। और बहादुर शाह जफर जो हैं वो 20 साल तक, 1837 से 1857 तक इनका रहा। और 1857 के बाद पूर्णतः जो है अंग्रेज़ों का कब्जा हो गया, क्योंकि 1857 की क्रांति के बाद फिर जो 1857 का जो एक्ट आता है उसमें क्लियर लिखा होता है कि जो कंपनी है अब वो शासन नहीं करेगी, अब जो शासन है जो है वो ब्रिटेन की महारानी के नाम पर किया जाएगा। तो ब्रिटेन के हाथ में सत्ता चली जाती है, पूर्णतः सत्ता चली जाती है 1857 के बाद। अब गुलाम कादिर खान ने 1806 में शाह आलम द्वितीय की हत्या करवा दी। बहादुर शाह द्वितीय, जिसको जफर कहा गया। अच्छा, एक चीज़ आप लोग जानिए, बहादुर शाह अगर कहीं लिखे तो समझिए कि बहादुर शाह प्रथम जो कि औरंगजेब के बाद आया, और बहादुर शाह जफर लिखे तो वो अंतिम शासक है जो कि 1837 से लेकर 1857 तक आया, और उसको बहादुर शाह द्वितीय के नाम से भी जाना जाता है। वो अंतिम मुगल सम्राट था। 1857 ईस्वी की क्रांति में भाग लेने के कारण अंग्रेजों द्वारा बहादुर शाह जफर को बंदी बना लिया गया एवं रंगून भेज दिया गया। जो 1857 की क्रांति हुई उसका नेतृत्व जो है मुगल सम्राट के नाम पे करा दिया गया। जो विद्रोही सैनिक थे वो पहुंच जाते हैं किसके, बहादुर शाह जफर के दरबार में, और बोलते हैं कि आप जो है इस एज ए मतलब मुगल बादशाह जो है इस जो विद्रोह का नेतृत्व कीजिए। और फिर अंग्रेज जो है इसी विद्रोह का नेतृत्व कराने के कारण बहादुर शाह जफर को बंदी बना लेते हैं और उनको रंगून भेज देते हैं। लाल किला स्थित हीरा महल जो है बहादुर शाह जफर ने बनवाया था। मशहूर शायर मिर्जा गालिब बहादुर शाह जफर के समय ही दिल्ली में रहते थे। हयात बख्श बाग जो है वो लाल किला दिल्ली में स्थित है। अब भारत में यूरोपीय व्यापारिक कंपनियों का आगमन बहुत इंपॉर्टेंट है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। एक एक लाइन इंपॉर्टेंट है, ध्यान से सुनिएगा। 17 मई 1498 ईस्वी में वास्को डी गामा ने भारत के पश्चिमी तट, अब ये हमारा तट हो, ये दक्षिण भारत का क्षेत्र हो गया,
तो ये हमारा कौन सा तट हो गया, ये पश्चिमी तट हो गया और ये पूर्वी तट हो गया। तो यहाँ कालीकट जो है वो केरला, मतलब जो आपका मालाबार कोस्ट है, मालाबार का तट है, वही पश्चिमी तट में कालीकट बंदरगाह पहुंचकर भारत एवं यूरोप के बीच नए समुद्री मार्ग की खोज की। तो पहले अगर आप लोग पूरे मैप को खोलकर देखेंगे तो पहले यहाँ भारत अगर होता है, यहाँ अफ्रीका होता है भारत के पश्चिम में, और तो पहले पूरा यूरोप से लोग आते थे तो पूरा घूम कर आना पड़ता था, मतलब बहुत ज़्यादा लंबा मार्ग था। लेकिन एक नए रास्ते की खोज जो है, जो कि छोटा रास्ता होता है, ये उसकी खोज कौन करते हैं, तो वास्को डी गामा करते हैं। और इस यात्रा में वास्को डी गामा को गुजराती पथ प्रदर्शक अब्दुल मनीद ने सहयोग किया था। किसने किया? अब्दुल मनीद ने। प्रश्न पूछता है कि किसने वास्को डी गामा की सहायता की, तो गुजराती पथ प्रदर्शक अब्दुल मनीद ने। 1505 ईस्वी में फ्रांसिस्को डी अल्मेडा भारत में प्रथम पुर्तगाली वायसराय बनकर आया। ये प्रश्न पूछ देता है कि प्रथम पुर्तगाली वायसराय कौन था, तो आपको याद रखना होगा FDA, फ्रांसिस्को डी अल्मेडा या फ्रांसिस्को द अल्मेडा हिंदी में कहिए। तो ये 1505 में आता है। 1498 में ये आते हैं वास्को डी गामा। 7 साल बाद 1505 में ये पहुंचता है। फिर 4 साल बाद 1509 ईस्वी में अल्फांसो द अल्बुकर्क भारत में पुर्तगालियों का वायसराय बनकर आता है। तो दूसरा वायसराय कौन है? अल्फांसो द अल्बुकर्क। और ये जो है असल में कहलाता है पुर्तगाल जो है साम्राज्य का संस्थापक। क्यों? क्योंकि ये जब आता है तो फिर उसके बाद ये बहुत सारी जो युद्ध हैं जीतने लगता है और उसके बाद अपने साम्राज्य को बढ़ाने लगता है। जैसे देखिए 1510 ईस्वी में बीजापुर के यूसुफ आदिल शाह से इसने गोवा को जीत लिया। जब पुर्तगाली आते हैं तो इनका बस एक प्रमुख, पहले आते हैं तो ये व्यापार करने, लेकिन देखते हैं कि व्यापार में बहुत ज़्यादा फायदा है, तो ये सोचते हैं कि व्यापार करने के जितने भी क्षेत्र हैं उस पर अगर हम अपना अधिकार कर लें तो क्या होगा। पहले अब देखिए, जो भी बंदरगाह होते थे वहाँ पहले परमिट लेना पड़ता था, और परमिट मतलब लाइसेंस कहिए, और उसके लिए आपको पैसा देना पड़ता था जो भी व्यापारी होते थे। तो ये सोचते हैं कि अगर ये बंदरगाह पर ही मेरा कब्जा हो जाए, जो जो समुद्री क्षेत्र के बंदरगाह हैं, तब तो हमारा प्रॉफिट बहुत ज़्यादा और गुना हो जाएगा। तो इसलिए ये क्या करते हैं, देखिएगा आप, शुरू में आते हैं कालीकट में, लेकिन ऐसे ऐसे क्षेत्रों पर कब्जा करते हैं जो कि बंदरगाह वाला क्षेत्र हो या तटीय क्षेत्र हो। तो पुर्तगालियों ने अपना पहला व्यापारिक कोठी कोचीन में खोला। ये देखिए, जो भी यूरोपीय हैं वो पहला कोठी कहाँ खोलते हैं, प्रश्न रहता है। तो पुर्तगालियों ने कोचीन में खोली। दक्षिण पूर्वी तट पर पुर्तगालियों की एकमात्र बस्ती सन थोमे थी। अब देखिए, ये पश्चिम में तो ये इनकी कोचीन में खोलते रहे हैं, और ये दक्षिण पूर्वी तट जो कि आपका मद्रास के आसपास का क्षेत्र है, वहाँ इनका सन थोमे नाम का स्थान है, उसमें इनकी कोठी थी और एकमात्र वही बस्ती थी। पुर्तगालियों के बाद भारत में कौन है? डच आए। पहला डच यात्री कौन था? कार्नेलियन हाउटमैन था। इसको अंग्रेजी में कॉर्नेलिस डी हाउटमैन कहते हैं। और 1596 ईस्वी में भारत के पूर्व सुमात्रा पर पहुंचे। अब भारत की अब स्थिति देखेंगे, यहाँ आपका अंडमान निकोबार हो गया, तो यहाँ जो है आपका इंडोनेशिया होता है, सुमात्रा होता है। तो ये लोग फिर सुमात्रा में पहुँचते हैं डच। और डच कहाँ कब पहुँचते हैं? 1596 ईस्वी में। और डचों ने भारत में अपनी प्रथम व्यापारिक कोठी, जिसको फैक्ट्री भी कहते थे। अच्छा देखिए, फैक्ट्री इसलिए कहते थे क्योंकि फैक्ट्री वर्ड जो आया है, शब्द आया है, वो फैक्ट्री में ये लोग क्या करते थे, सामान रखते थे अपना, उनका वेयर हाउस होता था। तो फैक्ट्री में जो क्लर्क काम करते थे उनको अंग्रेजी में फैक्टर्स कहा जाता था, FACTORS। फैक्टर्स का मतलब है क्लर्क। अब उन्हीं के नाम पे इसको फैक्ट्री कहा जाने लगा, ठीक है। तो उनकी जो कोठी है फैक्ट्री 1605 ईस्वी में मसूलीपट्टनम में स्थापित की। प्रश्न पूछेगा डचों ने कहाँ किया, तो मसूलीपट्टनम में। पुर्तगालियों ने कहाँ किया, तो कोचीन में किया। और डचों की दूसरी व्यापारिक कोठी पुलिकट में स्थापित हुई, जहां उन्होंने अपने स्वर्ण सिक्के, अब देखिए, पगोडा को ढाला और पुलिकट को ही समस्त गतिविधियों का केंद्र बनाया। तो डचों ने सिक्के ढालना भी शुरू कर दिया व्यापार के लिए। देखिए, जो भी यूरोपीय आते हैं सबसे पहले क्या करते हैं, यहाँ आके व्यापार शुरू करते हैं। व्यापार शुरू करने के बाद अपने व्यापार को बढ़ाने के लिए अपना फैक्ट्री खोलने लगते हैं, वेयर हाउस खोलते हैं, जहाँ वो सामान को रखते हैं। फिर उसके बाद धीरे धीरे उस किलाबंदी शुरू कर देते हैं उस फैक्ट्री का। फिर उस किलाबंदी के लिए सैनिक रखने लगते हैं। फिर जब सैनिक हो जाता है बहुतायत मात्रा में, तो फिर वो युद्ध करने लगते हैं, और ऐसे ऐसे धीरे धीरे अपने साम्राज्य को बढ़ाते हैं। तो सबका यही तरीका है। फिर ये तो यहाँ तक करने लगते हैं कि अपने सिक्के भी ढालने लगते हैं। जैसे कि जो डच हैं पुलिकट में अपने सिक्के को डालने लगते हैं, स्वर्ण सिक्के को, उनको पगोडा कहते हैं। डचों ने भारत में प्रथम बार औद्योगिक वेतनभोगी रखे। अब इंडस्ट्रियल जो वेतनभोगी किसने रखा सबसे पहले, तो डचों ने रखा। और डचों का भारत में अंतिम रूप से पतन 1759 ईस्वी में हो गया। कैसे हुआ? वेदरा का युद्ध हुआ, तो उसमें अंग्रेजों और डचों के मध्य युद्ध हुआ और डचों का पतन हो गया फाइनली
देखिए अंग्रेज जो है, जितने यूरोपीय कंपनी तो बहुत सारी आती है, अंग्रेज आते हैं, डच आते हैं, डेन्स आते हैं, उसके बाद पुर्तगाली आते हैं, फ्रांसीसी आते हैं, लेकिन सबको हरा कर पूर्ण तरह से आधिपत्य जो है वो अंग्रेज ही कर लेते हैं। तो यहाँ भी है कि जो बेदरा का युद्ध होता है उसमें अंग्रेज और डचों के मध्य होता है और अंग्रेजों को उसमें सफलता मिलती है, डच हार जाते हैं और उनका पतन हो जाता है 1759 ईस्वी में। 31 दिसंबर 1600 ईस्वी को इंग्लैंड की रानी एलिजाबेथ जो होती हैं वो प्रथम, एलिजाबेथ वन कहिए, उन्होंने ईस्ट इंडिया कंपनी को अधिकार पत्र दे दिया, एक रॉयल चार्टर देती हैं एलिजाबेथ जो रहती हैं प्रथम, रॉयल चार्टर। देखिए इंग्लैंड में जो है शासन सत्ता किसके हाथ में रहती है, वहाँ की जो महारानी है एलिजाबेथ के हाथ में। तो अगर कहीं भी अब यूरोप का आप स्थान देखिएगा तो भारत यूरोप के पूर्व में आता है, तो पूर्व जो है वो व्यापार का केंद्र समझा जाता था उस समय यूरोपीय के साथ, क्योंकि यहाँ मसाले, ये सब सूती वस्त्र जो है, रेशम बहुतायत मात्रा में, चाय, ये सब बहुतायत मात्रा में पाए जाते थे। मतलब इनकी बहुत ज़्यादा जो है, इनको बहुत ज़्यादा ये क्या कहते हैं, जैसे रेशम उद्योग बहुत ज़्यादा विकसित था और ये सूती उद्योग विकसित था, मसाले बहुत ज़्यादा उपजाए जाते थे यहाँ भारत में, और इनकी मांग यूरोप में काफ़ी ज़्यादा थी, क्योंकि यूरोप का आप देखेंगे तो यूरोप जो है एक ठंडा प्रदेश है और वहाँ जो है बहुत ऐसे समय तक जो है सूर्य नहीं निकलता है, तो वहाँ लोग अपने खाने को क्या करते हैं, खाने को रख देते हैं बहुत दिनों के लिए। अब जो मसाले हैं वो मसाले का काम वहाँ टेस्ट बर्ड्स को इन्हांस करने के लिए और टेस्ट के रूप में नहीं किया जाता था, मसालों का प्रयोग किया जाता था एज ए प्रिजर्वेटिव, मतलब मसालों को उन मांसों को मतलब सड़ने से बचाने के लिए मसालों में लपेट कर रखा जाता था। तो मसाल, और दूसरा है कि इन मसालों की गुणवत्ता जो है काफ़ी अच्छी होती थी, जो कि भारत में और ये दक्षिण पूर्व एशिया, इंडोनेशिया के क्षेत्र में जो मसाले उगाए जाते थे वो यूरोप में उगाए भी नहीं जा सकते थे, इसलिए इन मसालों के लिए वो पूर्णतया डिपेंड थे। कौन? यूरोपियन लोग। तो पहले वो लोग अरब से खरीदते थे, अरब व्यापारी भारत से व्यापार करते थे, उनसे खरीदते थे, लेकिन डायरेक्टली जब खरीदने लगे वास्को डी गामा के मार्ग खोज लेने के बाद, तो उनको पता चला कि बहुत ज़्यादा मुनाफा हो रहा है। तो इसी कारण से हर एक एक कंपनी जो है वो भारत के साथ व्यापार करने के लिए इच्छुक हो गई, लेकिन कंपनियों को क्या करना होता था, वहाँ के राजा से अनुमति लेनी पड़ती थी। तो इसीलिए इंग्लैंड की महारानी से अनुमति लेती है ईस्ट इंडिया कंपनी भारत में व्यापार करने के लिए, पूर्वी एशिया में व्यापार करने के लिए लेती है चार्टर, और वो पूर्वी एशिया में ही भारत आता है। पूर्वी एशिया का मतलब है पूर्वी क्षेत्रों में, भारत तो दक्षिण एशिया में आता है, लेकिन पूर्वी क्षेत्रों में माने यूरोप के पूर्वी क्षेत्रों में व्यापार के लिए। तो यूरोप के पूर्वी क्षेत्र में एशिया, दक्षिण पूर्व एशिया, मध्य एशिया का भाग आता है, तो उसमें दक्षिण एशिया में भारत का क्षेत्र हो गया, इंडोनेशिया का क्षेत्र, इनसे व्यापार करने का चार्टर मिल जाता है इनको। तो ये चार्टर कब मिलता है? 1600 ईस्वी में। ठीक है। प्रारंभ में ईस्ट इंडिया कंपनी में 217 साझेदार थे। कितने थे? अब देखिए, जो कंपनी था उसमें बहुत सारे शेयर होल्डर्स थे, तो शुरू में 217 शेयर होल्डर्स थे, और पहला गवर्नर जो था उनका थॉमस स्मिथ था। ये पूछता है कि कितने शेयर होल्डर्स थे और पहला गवर्नर कौन था, तो याद रखिएगा आप लोग। मुगल दरबार में जाने वाला प्रथम अंग्रेज कौन था? कैप्टन हॉकिंस था। पूछता है कि पहला कौन था अंग्रेज, तो कैप्टन हॉकिंस था, जो जेम्स प्रथम के राजदूत के रूप में, उस समय जेम्स प्रथम थे वहाँ के राजा, और उन्हीं के राजदूत के रूप में अप्रैल 1609 ईस्वी में, देखिए 1600 में चार्टर मिलता है, 1609 में पहला जो है कैप्टन हॉकिंस आता है जेम्स प्रथम का राजदूत बनकर। किसके, उस समय किसका शासन होता है? तो जहांगीर का शासन होता है, क्योंकि अकबर का शासन समाप्त हो जाता है 1606 के बाद। तो 1609 में जहांगीर का शासन रहता है, और उस समय कौन आता है? कैप्टन हॉकिंस आता है 1609 में। भारत आने वाला पहला अंग्रेजी जहाज जो था रेड ड्रैगन था। तो फिर 2 साल बाद 1611 में दक्षिण पूर्व समुद्र तट पर सर्वप्रथम अंग्रेजों ने मसूलीपट्टनम में व्यापारिक कोठी की स्थापना की। तो 1611 में मसूलीपट्टनम, अब देखिए सबसे पहले जो है ये आपके पुर्तगाली कहाँ करते हैं? कोचीन में, और डच कहाँ करते हैं? मसूलीपट्टनम में। तो अंग्रेज भी दक्षिण पूर्व में मसूलीपट्टनम का जो क्षेत्र है वहाँ 1611 में करते हैं, लेकिन ये फरमान के द्वारा ये कोठी जो होती है ये टेम्पररी होती है, परमानेंट नहीं। इसलिए जो प्रश्न आता है कि अंग्रेजों ने सबसे पहले अपनी व्यापारिक कोठी कहाँ स्थापना की, तो इसका उत्तर होता है सूरत में, गुजरात के सूरत में। लेकिन पहले अगर आप देखेंगे तो सबसे पहले कोठी बनाई मसूलीपट्टनम में, लेकिन ये परमानेंट कोठी नहीं है, इसलिए इसको आंसर न देकर सूरत को आंसर दिया जाता है। तो 16 से 11 में इन्होंने मसूलीपट्टनम में बनाई। जहांगीर ने 1613 ईस्वी में एक फरमान जारी कर अंग्रेजों को सूरत में थॉमस एल्डवर्थ के अधीन व्यापारिक कोठी खोलने की इजाज़त दी। अब देखिए ये 1613 वाला जो
में क्या होता है कि एक फरमान मिल जाता है जहांगीर से कि आप लोग परमानेंट कोठी बनाइए, और इसीलिए सूरत को आंसर दिया जाता है कि पहली कोठी, क्योंकि एक प्रॉपर परमिशन से कोठी स्थापित सूरत में की जाती है, और वहाँ तो अनऑफिशियल किया जाता है मछलीपट्टनम में। पूर्वी तट पर अंग्रेजों ने अपना प्रथम व्यापारिक कोठी मछलीपट्टनम में 1611 ईस्वी में खोला, जबकि पश्चिमी तट पर सूरत में 1613 ईस्वी में व्यापारिक कोठी स्थापित किया। पहली बार सूरत में 1608 ईस्वी में व्यापारिक कोठी स्थापित करने का प्रयास किया गया था। 1608 में सबसे पहले प्रयास किया गया था सूरत में खोलने का। 1615 ईस्वी में सम्राट जेम्स प्रथम ने सर थॉमस रो को अपना राजदूत बनाकर मुगल सम्राट जहांगीर के दरबार में भेजा। अब देखिए, सबसे पहले कैप्टन हॉकिंस आ जाते हैं। कब आते हैं? 1609 में। अब फिर 6 साल बाद 1615 में जेम्स प्रथम ही भेजते हैं सर थॉमस रो को, और वह फरवरी 1619 ईस्वी तक भारत में रहता है। 4 साल तक भारत में रहता है, जहां जहांगीर उसने और खुर्रम शाहजहां से अंग्रेजों के लिए कुछ व्यापारिक छूट प्राप्त करने में सफल होता है। अब देखिए, व्यापार तो शुरू हो गया, अब व्यापारिक छूट लेना है, बहुत सारा व्यापार को फैलाना है, उसके लिए फिर इससे एक राजदूत को भेजा जाता है सर थॉमस रो को, और वो व्यापारिक छूट प्राप्त करने में सफल भी रहता है। 4 साल तक रहता है यहाँ भारत में। 1632 ईस्वी में गोलकुंडा के सुल्तान, अब गोलकुंडा कहाँ है आपका? तो गोलकुंडा आपका दक्षिण भारत में, तो उससे अंग्रेजों को एक सुनहला फरमान, गोल्डन फरमान, प्रश्न आता है कि गोल्डन फरमान किसके द्वारा मिला? तो गोलकुंडा के सुल्तान के द्वारा इनको एक गोल्डन फरमान दिया जाता है, ठीक है, जिसके अनुसार अंग्रेज सुल्तान को 500 पगोडा क्या होता था? स्वर्ण सिक्के। तो 500 पगोडा अगर ये लोग वार्षिक दे सकते थे तो देकर गोलकुंडा राज्य के बंदरगाह पर स्वतंत्रता पूर्वक व्यापार कर सकते थे। बहुत कम था ये, क्योंकि साल भर इनको मिलता था, साल भर के लिए व्यापार करने की छूट मिल गई, तो ये बहुत मतलब एक गोल्डन फरमान इसीलिए इसको कहा जाता है, बहुत सुनहरा फरमान है। बहुत कम ही लागत में इनको व्यापार करने की अनुमति मिल जाती है। 1639 ईस्वी में अंग्रेज जो है फ्रांसीसी डे ने चंद्रगिरी के राजा से मद्रास पट्टे पर ले लिया। अब देखिए, ये लोग एक्सपेंशन करना शुरू कर देते हैं। पहले गोल्डन फरमान गोलकुंडा के लिए लेते हैं, सूरत पे ये लोग ले ही लिया है, मछलीपट्टनम पे ले ही लिया है। उसके बाद ये लोग मद्रास जो है, मद्रास उसको पट्टे पे ले लेते हैं। फ्रांसिस डे जो हैं वो चंद्रगिरी का यहाँ राजा रहते हैं, उनसे मद्रास पट्टे पर लेते हैं, और फिर वहाँ एक कोठी बनवा देते हैं। मैंने कहा भी है कि सबसे पहले वो लोग फोर्ट बनवाते हैं, जिसको हिंदी में कोठी कहा जाता है, और वो एक किलाबंद कोठी रहती है। इस कोठी का नाम वो लोग फोर्ट सेंट जॉर्ज रखते हैं। तो जो मद्रास में कोठी है वो सेंट जॉर्ज कहलाती है, फोर्ट सेंट जॉर्ज, GEORGE, ठीक है। और यहीं फोर्ट सेंट जॉर्ज कालांतर में बाद में यही कोरोमंडल तट पर, अब ये इधर मालाबार तट हो गया और इधर कोरोमंडल तट, तो कोरोमंडल तट पर अंग्रेजी मुख्यालय यही सेंट फोर्ट जो जॉर्ज है वही बन जाता है, जो कि मद्रास में। अब देखिए फिर क्या होता है, फिर 1661 ईस्वी में पुर्तगाली राजकुमारी कैथरीन ऑफ ब्रेगेंजा एवं ब्रिटेन के राजकुमार जो हैं चार्ल्स द्वितीय का विवाह हो जाता है, और इस अवसर पर दहेज के रूप में पुर्तगालियों को क्या मिल जाता है? चार्ल्स द्वितीय को बम्बई प्रदान करते हैं। तो पुर्तगाली जो है वो तो पहुंच ही गए हैं भारत में, और वो भारत में अपने क्षेत्र को बढ़ा ही रहे हैं। बम्बई के क्षेत्र हो गया, गोवा का क्षेत्र हो गया, इन पे इनका आधिपत्य रहता है। तो ये लोग क्या करते हैं, पुर्तगाली दहेज के रूप में अंग्रेजों को बम्बई दे देते हैं कि ठीक है आप लोग अब बम्बई पे आप लोग व्यापार करेंगे। और यही बम्बई जो है 10 पाउंड के वार्षिक किराए पर 7 साल बाद 1668 ईस्वी में चार्ल्स द्वितीय ने, जिनकी अब चार्ल्स द्वितीय का विवाह हो जाता है पुर्तगाल की राजकुमारी कैथरीन ब्रिगेंजा से, तो वो दे देते हैं 10 पाउंड के, कितना कम है, 10 पाउंड के वार्षिक किराए पर ईस्ट इंडिया कंपनी को ये दे देते हैं। तो अब देखिए यहाँ ऊपर में महाराष्ट्र तक इनका आधिपत्य हो गया। देखिए धीरे धीरे पूरे भारत में इनका कब्जा हो जाएगा। 1687 ईस्वी में अंग्रेजों ने पश्चिमी तट का मुख्यालय, अब देखिए पूर्वी तट का मुख्यालय कौन था? कोरोमंडल तट का। तो कोरोमंडल तट का मुख्यालय इनका फोर्ट सेंट जॉर्ज था, और पश्चिमी तट का मुख्यालय सूरत था। अब सूरत को ये लोग हटाकर 1687 में बॉम्बे को ये लोग मुख्यालय बना देते हैं, ठीक है। एक एक लाइन जो है इंपॉर्टेंट है, इसका एक एक लाइन आपको रट जाना है, क्योंकि ये अपने आप में एक नोट्स होता है लूसेंट, तो इसको एक एक लाइन आपको रटना है, बार बार तब तक सुनिए जब तक आपको याद ना हो जाए। गेराल्ड ओंगियर 1669 से 1677 ईस्वी सूरत का प्रेसिडेंट एवं बम्बई का गवर्नर ने बम्बई शहर की स्थापना की। प्रश्न पूछ देता है, बम्बई शहर की स्थापना किसने की? गेराल्ड ओंगियर ने की। बंगाल के शासक कौन होते हैं? शाह शुजा ने सर्वप्रथम 1651 ईस्वी में अंग्रेजों को व्यापारिक छूट की अनुमति दी। अब देखिए ये लोग बंगाल तक पहुंचने लगे, यहाँ आप पूर्वी भारत तक ये लोग पहुंचने लगे, और वहाँ शाह शुजा से ये लोग व्यापारिक छूट ले लेते हैं, और इस अनुमति को निशान कहते थे। मैंने यहाँ आकर निशान ले लिए ये लोग। गोल्डन फरमान लेते हैं दक्षिण में गोलकुंडा के राजा से, और बंगाल के शासक शाह शुजा से ये लोग निशान ले लेते हैं। देखिए ये जो बंगाल का ये क्षेत्र है, यहाँ ये लोग पहुँच गए। अब
1698 ईस्वी में अंग्रेजी ईस्ट इंडिया कंपनी ने 3 गांव, कौन कौन गांव हैं, सूतानुती, कालीकट एवं गोविंदपुरी की जमींदारी जो है 1200 रुपये भुगतान कर प्राप्त की। तो 3 गांव जो होते हैं सूतानुती, कालीकट, गोविंदपुर, यही बाद में कलकत्ता शहर बन जाता है। ठीक है, और इसकी नींव जो है वो जॉर्ज चारनॉक रखते हैं साहब। और देखिए इसकी जमींदारी ये लोग ले लेते हैं 1698, मतलब 1700 पहुँचते पहुँचते 2 साल पहले ये लोग जमींदारी ले लेते हैं 1200 रुपया मात्र भुगतान करके। और यहाँ फोर्ट विलियम, तो फोर्ट विलियम कहाँ है, कलकत्ता में, उसका निर्माण किया। चार्ल्स आयर जो होते हैं फोर्ट विलियम के प्रथम प्रेसिडेंट हुए। ये सारा प्रश्न है। कालांतर में बाद में यही कलकत्ता नगर कहलाया। तो 3 गांव जो मिलके कलकत्ता नगर बना, कौन कौन है, सूतानुती, कालीकट एवं गोविंदपुर। और इस कलकत्ता के नींव कौन रखता है, तो जॉर्ज चारनॉक ने रखी। अब फिर इसके बाद भारत में फ्रांसीसियों की प्रथम कोठी, तो आप लोग देख लीजिए कि सबसे पहले पुर्तगाली आते हैं, उनकी कोठी पहले कहाँ बनती है, तो रिवीजन हम लोग कर रहे हैं, तो उनकी पहले कोठी कोचीन में बनती है। उसके बाद डच आते हैं, उनकी पहली कोठी मछलीपट्टनम में। फिर अंग्रेज आते हैं, उनकी पहली कोठी कहाँ है, सूरत में। और फिर फ्रांसीसी आते हैं, तो उनकी प्रथम कोठी जो है वो फ्रैंको कैरो के द्वारा, वो भी सूरत में 1668 ईस्वी में स्थापित की गई। ठीक है, तो देखिए 1609, 1611, 1615 में अंग्रेज सूरत में करते हैं स्थापित, और 1668 में जो है ये कौन करते हैं, फ्रांसीसी। 1608 में प्रयास किया जाता है अंग्रेजों के द्वारा, लेकिन 1615 में एक जहांगीर के फरमान से सूरत में ये लोग स्थापित कर लेते हैं अंग्रेज लोग। ठीक है, 1611 में मसूलीपट्टनम में करते हैं। 1668 में कौन करते हैं, फ्रांसीसी करते हैं प्रथम कोठी स्थापित, किसके द्वारा, फ्रैंको कैरो के द्वारा, कहाँ, सूरत में। तो देखिए आप लोग एक एक चीज़ देखते जा रहे हैं, ध्यान से देखते जाइए, आगे हम लोग और देखेंगे। देखिए एक एक पॉइंट। अभी आप लोगों को कैसा लग रहा है वीडियो, आप लोग ज़रूर बताएंगे हमें कमेंट बॉक्स में, और आप लोग वीडियो को लाइक कर लेंगे, चैनल को सब्सक्राइब भी कर लेंगे, क्योंकि काफ़ी मेहनत किया जा रहा है, एक एक पॉइंट को आपको एक्सप्लेन किया जा रहा है। तो आप इतना तो कर ही लेंगे कि वीडियोस को लाइक करेंगे, अपना कमेंट देंगे और चैनल को सब्सक्राइब करेंगे। और आपसे हम क्या चाहते हैं, हमारा बिल्कुल ये फ्री इनिशिएटिव है, इसमें आपको 100% कवरेज कराकर हम दे रहे हैं। तो आइए आगे बढ़ते हैं। 1674 ईस्वी में फ्रांसीसी कंपनी के निदेशक, अब फ्रांसीसी कंपनी के निदेशक कौन है, फ्रैंक्विस मार्टिन है। अब देखिए एक एक पॉइंट इंपॉर्टेंट है। फ्रांसीसी कंपनी के निदेशक हैं फ्रैंक्विस मार्टिन ने वालीकोंडापुर के सूबेदार शेर खान लोदी से पुदुचेरी नामक एक गांव प्राप्त किया, जो कालांतर में पौंडीचेरी के नाम से जाना गया। ठीक है, तो पौंडीचेरी के नाम से जाना गया ये, और ये पुदुचेरी एक नामक गांव प्राप्त किया, जो बाद में पुदुचेरी के नाम से जाना गया। तो देखिए अब ये लोग पौंडीचेरी पे, देखिएगा आप धीरे धीरे करके बंगाल हो ही गया, गोलकुंडा हो गया, सूरत हो गया, मसूलीपट्टनम हो गया, बम्बई हो ही गया, पौंडीचेरी भी आ गया आपका। तो पौंडीचेरी भी नामक एक गांव किससे प्राप्त कर लिया, शेर खान लोदी से प्राप्त कर लिया। ये कहाँ के सूबेदार हैं, वालीकोंडापुर के। और निदेशक कौन है फ्रांसीसी कंपनी के, तो फ्रैंक्विस मार्टिन। तो अब फ्रांसीसी जब आते हैं तो ये क्या करते हैं, ये सूरत में पहले आते हैं और उसके बाद पौंडीचेरी में। तो देखिए सबका कुछ कुछ क्षेत्र फिक्स है। अब जैसे ये डच आते हैं, उनका क्षेत्र कुछ फिक्स है, जो वेदरा के युद्ध में तो वो हार ही जाते हैं फाइनली, और अंग्रेजों का आधिपत्य हो जाता है। उसके बाद कोचीन और आपका ये गोवा, इन सब के क्षेत्रों में रहते हैं कौन, पुर्तगाली रहते हैं। और जब ये फ्रांसीसी आते हैं तो ये सूरत में आते हैं पहले, और उसके बाद पौंडीचेरी में। तो पौंडीचेरी कहीं भी देखे आप समझिएगा कि वहाँ कौन है, फ्रांसीसी हैं। तो जो कालांतर में पौंडीचेरी के नाम से जाना गया। प्रथम कर्नाटक युद्ध, जो फर्स्ट कर्नाटिक वार जिसको अंग्रेजी में कहते हैं, ये 1746 से 48 ईस्वी में। अब यूरोप में ऑस्ट्रेलिया के उत्तराधिकार का, ऑस्ट्रिया जो है इसकी राजधानी वियना है, तो ऑस्ट्रिया के उत्तराधिकार का युद्ध चल रहा था। तो अंग्रेजों के बीच एक तरफ अंग्रेज थे और एक तरफ फ्रांसीसी थे, और वहाँ उत्तराधिकार के युद्ध में। तो इससे क्या हुआ कि उसका जो रिपल इफेक्ट है, मतलब कहिए कि उसका जो प्रभाव है वो भारत तक पहुंच गया। क्यों, क्योंकि दोनों जो है अपने अपने उपनिवेश को बढ़ा रहे थे, एक फ्रांसीसी बढ़ा रहे थे और एक ये अंग्रेज बढ़ा रहे। तो उसका इफेक्ट जो है इंडिया में भी पड़ा, और इंडिया में भी पहला कर्नाटिक युद्ध हो गया 1746 से 48 के बीच में। 1748 ईस्वी में ए ला सापल की संधि हो जाती है, और इसके द्वारा ऑस्ट्रिया का उत्तराधिकार जो है युद्ध समाप्त हो जाता है। जो आपका ऑस्ट्रिया का वार ऑफ सक्सेशन है, जिसको ऑस्ट्रिया का उत्तराधिकार युद्ध कहा जाता है, वो समाप्त हो जाता है। और इसी संधि के तहत तो पहला पूछता है कि पहली कर्नाटिक वार में कौन सी संधि होती है, तो एला सापल की संधि होती है, और ये कर्नाटक युद्ध जो है समाप्त हो जाता है। अब दूसरा कर्नाटक युद्ध जो है 1749 से लेकर 1754 ईस्वी में होता है। कब से कब तक होता है, 1749 से 1754। कितने दिन तक चलता है ये चलता है आपका
5 साल तक। ठीक है, इस युद्ध में कौन है, अब देखिए पहला 2 साल तक चला, दूसरा 5 साल चलता है। और इस युद्ध में फ्रांसीसी गवर्नर डुप्ले की हार हो जाती है। डुप्ले जो है वो एक बहुत ही जो है योग्य गवर्नर था, फ्रांसीसियों का योग, और उसने जो है पहली बार जो भारत में 30 जो सैनिक हैं उनको वेतन पर रखकर और युद्ध लड़ाने का प्रक्रिया डुप्ले ने ही स्टार्ट किया था। और डुप्ले के बारे में ही कहा जाता है कि जो अभी सब्सिडियरी अलायंस का जो कंसेप्ट है सहायक संधि का, वो डुप्ले की ही देन है। ठीक है, तो वो काफ़ी योग्य गवर्नर था, लेकिन फ्रांसीसी गवर्नर डुप्ले की हार हो जाती है क्योंकि फ्रांसीसी जो थे उनसे बहुत ज़्यादा अंग्रेज जो थे, अंग्रेज कूटनीति में, राजनीति में और ये यूरोप में उनके प्रभाव में, ये और ये क्या बोलते हैं मैनेजमेंट में, ये फ्रांसीसी से काफ़ी अच्छे थे अंग्रेज। और इस कारण से अंततः फ्रांसीसियों के डुप्ले के अच्छे मतलब योग्य होने के बावजूद भी उसकी हार हो जाती है और उसे वापस बुला लिया जाता है और उसकी जगह पर गोडेहू को भारत में अगला फ्रांसीसी गवर्नर बनाया जाता है। पौंडीचेरी की संधि होती है जब पहला होता है कर्नाटक की युद्ध, तो उसमें एला सापल की संधि होती है। दूसरा जब होता है 1749 से 1754 में, तो उसमें पौंडीचेरी की संधि होती है। कब होती है, जनवरी 1755 ईस्वी में, और उसके बाद युद्ध विराम हो जाता है। ठीक है, अब हम लोग पढ़ेंगे कर्नाटक का तीसरा युद्ध। तो कर्नाटक का जो तीसरा युद्ध है 1756 से 1763 के बीच हुआ, जो 1756 ईस्वी में शुरू हुए सप्तवर्षीय युद्ध का ही एक अंश था। और तो अब तीसरा जो युद्ध होता है वो 1756 से, देखिए कैसे बढ़ता है, पहला 2 साल चला 1700, दूसरा जो है कितना 5 साल चला, और तीसरा 7 साल चल जाता है। तो याद करने का तरीका 2, 5, 5 to 7। अब पहला जो है कब से कब तक चलता है आपका, आप ध्यान से देखते जाइए कि जितना तीनों जो युद्ध है उसमें सबसे कम दिनों तक चलता है पहला 1746 से 1748, 2 साल। दूसरा 1 साल का गैप रहता है 39 से 54, दूसरा 5 साल चलता है। अगर आपको मन में ये याद रहे कि 2 साल पहला चलता है और दूसरा, तो कोई एक भी याद रहेगा तो आप निकाल लेंगे। कैसे, पहला 1746 से 48 मान लीजिए आपको याद है 2 साल, दूसरा आप भूल गए, आपको ये याद होना चाहिए कि 1 साल गैप के बाद तीसरा युद्ध हुआ, 5 साल तक चला, तो 1 साल गैप 1749 से 1754 पे आप पहुंच जाएंगे। अब तीसरा जो होता है वो क्या होता है, 2 साल के गैप के बाद होता है। तो पहला 1 साल के गैप के बाद, तीसरा 2 साल के गैप के बाद 7 साल तक चलता है, 1756 से 1763। पहला में संधि होती है एला सापल की संधि, दूसरा में पौंडीचेरी की संधि, और तीसरा का युद्ध जो होता है वो जो यूरोप में जो एक चल रहा था 7 ईयर्स वार, जिसको सप्तवर्षीय वार कहते हैं, उसी का ये एक अंश था। ठीक है, और इसमें जो होता है पेरिस की संधि होता है और ये समाप्त हो जाता है। तो तीनों की संधियां और तीनों युद्ध का समय आपको पता होना चाहिए, मैंने समझा भी दिया है। पहला एला सापल, दूसरा पौंडीचेरी की संधि, तीसरा पेरिस की संधि। पहला 1746 से 48, दूसरा 1701 साल बाद 49 से 54, 5 साल तक चलता है, और तीसरा 2 साल बाद 56 से 63 तक, ये 7 साल चलता है। 1760 ईस्वी में अंग्रेजी सेना ने सर आयरकूट के नेतृत्व में वांडीवास की लड़ाई में फ्रांसीसियों को बुरी तरह हराया। अब किसने हराया, सर आयरकूट जो है वो रहते हैं, और जो तृतीय कर्नाटिक वार रहता है उसी के अंतर्गत 1760 में एक वांडीवास की लड़ाई होती है। अब वांडीवास की लड़ाई जो 7 ईयर वार है उसी का एक अंश रहता है, सप्तवर्षीय वार, और उसमें फ्रांसीसियों को इन्होंने बुरी तरह हरा दिया आयरकूट ने, और इधर से रहते हैं लाली रहते हैं और आयरकूट जो है हरा देते हैं। 1761 ईस्वी में अंग्रेजों ने पांडिचेरी को फ्रांसीसियों से छीन लिया। अब देखिए पांडिचेरी, जहाँ भी देखिए मैं कह रहा था कि फ्रांसीसी, लेकिन 61 में वो पांडिचेरी जो है छीन जाता है फ्रांसीसियों से। और 1763 ईस्वी में हुई पेरिस संधि के द्वारा अंग्रेजों ने चंद्रनगर को छोड़कर शेष अन्य प्रदेशों को लौटा दिया। तो जो चंद्रनगर था उनको छोड़ दिया, लेकिन बाकी सारे प्रदेशों को लौटा दिया। और 1749 ईस्वी तक फ्रांसीसी कब्जे में थे, जो भी वो उनको लौटा दिया गया, और ये प्रदेश भारत की आज़ादी तक फ्रांसीसियों के कब्जे में रहे। इसीलिए मैं कहता हूं कि अंत तक आप देखेंगे तो जो भी क्षेत्र पांडिचेरी का है वो फ्रांसीसियों के कब्जे में रहा, क्योंकि छीन तो लिया गया, लेकिन जब संधि होती है तीसरे कर्नाटिक वार में, पेरिस की संधि, तो उसमें चंद्रनगर को छोड़ के बाकी जितना भी क्षेत्र था सबको लौटा दिया जाता है, और इसलिए ये फ्रांसीसी के कब्जे में ही रहते हैं। अब बंगाल पर अंग्रेजों का आधिपत्य कैसे होता है, तो इसको हम लोग स्टार्ट करेंगे, तो इसको हम लोग अगले वीडियो में पढ़ेंगे, क्योंकि ये एक इंपॉर्टेंट टॉपिक हो जाता है। उससे पहले अभी यूरोपीय कंपनी का आगमन जो है वो भी अपने आप में इंपॉर्टेंट टॉपिक है, उसमें काफ़ी फैक्ट्स हैं, तो हर फैक्ट से प्रश्न पूछे जाते हैं। आप लोग प्रश्न को एक एक लाइन को आप लोग कंठस्थ कर लीजिए। बंगाल पर अंग्रेजों का आधिपत्य से आज हम लोग अगला टॉपिक में शुरू करेंगे। इससे पहले आप लोग नीडी क्लासेस चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बहुत
इंपॉर्टेंट है सब्सक्राइब करना, क्योंकि उसके बाद ही सब्सक्राइब करके बेल आइकन आप दबाएंगे तो हर वीडियोज़ आपको पता चल जाएगा नोटिफिकेशन, और बिना टाइम वेस्ट किए हुए आप एक एक वीडियो देख पाएंगे। और हमारा कड़ा मेहनत भी है, तो आप लोग क्या करेंगे कि वीडियो अगर आपको पसंद आता है तो लाइक ज़रूर कर दें, आपके लाइक से हमें प्रोत्साहन मिलेगा। कमेंट जरूर कर देंगे, हमारा मनोबल होगा, पॉजिटिव या फिर निगेटिव जो भी फीडबैक हमें मिलेगा मनोबल बढ़ेगा हमारा, हम अपने आप को और आगे बढ़ाएंगे आपके कमेंट के माध्यम से। अगर कुछ कमियां रह गई तो हम उसे ठीक करने का प्रयास करेंगे। तो इसी पार्ट में फिर अब आज के लिए इतना ही, और फिर अगले पार्ट में हम लोग बंगाल पर अंग्रेजों का आधिपत्य आधुनिक भारत में के लूसेंट सीरीज में स्टार्ट करेंगे। और तब तक के लिए धन्यवाद।